नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे YouTube चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारी जो +1 की पॉलिटिकल साइंस की बुक है भारत का संविधान, उसका चैप्टर नंबर 3 चुनाव और प्रतिनिधि, उसका ये लेक्चर नंबर 2 है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर रीड आउट किया था किस तरीके से चुनाव और उसके प्रतिनिधि के बारे में हमारा डिस्कशन था वो रहा था, और किस तरीके से चुनाव के अंदर जो प्रतिनिधियों का जो महत्व है वो इम्पोर्टेंट माना जाता है, और उन प्रतिनिधियों के लिए जो बनाए गए कुछ नियम और जो कानून होते हैं वो किस तरीके से उपयोगी या इम्पोर्टेंट हम मान सकते हैं। जिस तरीके से हमने एक खेल का जो एग्जाम्पल जब वो जो लिया था, जिस तरीके से किसी भी खेल को खेलने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए जाते हैं और उन्हीं नियमों के माध्यम के द्वारा उस खेल का निर्धारित विधियों या क्रियाविधि के द्वारा उसका निर्धारण है वो किया जाता है। तो ठीक इसी तरीके से चुनाव प्रक्रिया के अंदर चुनाव के जो कुछ रूल और कुछ नियम बनाए जाते हैं, कुछ उनका निर्धारण किया जाता है, वो चुनाव प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए लोकतंत्र के अंदर और लोकतंत्र को कायम रखने के लिए उनका इम्पोर्टेंट रोल माना जा सकता है। तो इसी से रिलेटेड हमारा आगे का जो आज का टॉपिक है, किस तरीके से चुनाव के अंदर जो लोकतंत्र है वो कायम रह सकता है, और इसमें जो मुख्य रूप से 2 क्वेश्चन है वो उठाए गए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे और किस तरीके से इस चुनाव प्रक्रिया को लोकतंत्र के लिए इम्पोर्टेंट माना जा सकता है उसका अध्ययन है वो करेंगे इस चैप्टर के इस वीडियो के माध्यम से। तो जिस तरीके से इस चैप्टर के माध्यम से 2 क्वेश्चनों के द्वारा चुनाव और लोकतंत्र की जो प्रक्रिया को उठाया गया है, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम है वो रह सकता है, यानी कि क्या लोकतंत्र के अंदर चुनाव प्रणाली या प्रक्रिया के माध्यम के द्वारा बिना इलेक्शन के इस लोकतंत्र को कायम वो रखा जा सकता है। और दूसरा क्वेश्चन है बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकते हैं, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या बिना हमारी लोकतंत्र डेमोक्रेसी लाए बिना उसके प्रणाली अपनाए बिना चुनाव प्रक्रिया को संपन्न है वो करवाया जा सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चन है, इसका जो समाधान है कुछ पॉइंटों के माध्यम से हम पढ़ने की कोशिश है वो करते हैं। पहला प्रश्न हम एक बड़े लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता के बारे में याद है वो दिलाता है। जिस तरीके से चुनाव प्रक्रिया के लोकतंत्र के अंदर जो पार्टिसिपेट है वो किया जाता है, तो उसके अंदर हम किन विधियों के माध्यम से क्या क्या आवश्यकताएं रह सकती है जिसकी वजह से हम चुनाव प्रक्रिया को लोकतंत्र के अंदर कायम रखा जा सकता है। आपको शायद पता होगा कि भारत जो दुनिया का ऐसा पहला देश है जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश समझा और माना जा सकता है। कि हमारी जो एक पर्व के रूप में हमारे भारत में जो लोकतंत्र को जब इलेक्शन वगैरह जो प्रक्रिया संपन्न करवाई जाती है, तो उसके अंदर भारत को एक पर्व के रूप में इलेक्शन प्रक्रिया को अपनाया जाता है। आई थिंक अभी आपने शायद चुनाव किसी में पार्टिसिपेट तो नहीं किया होगा, आपकी उम्र नहीं होगी या किसी बच्चे की हुई होगी, या आपने ज़रूर अपने पेरेंट्स को देखा होगा, और इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसको ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने के लिए इसको हर्षोल्लास के साथ है वो मनाया जाता है, और सभी को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने के लिए, यानी कि लोगों को, जनता को इस चुनाव प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित है वो किया जाता है। कोई भी निर्णय लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते। इस प्रक्रिया के माध्यम से सभी नागरिकों को डायरेक्ट रूप से जो पार्टिसिपेट है वो नहीं किया जो करवाया जाता है, क्योंकि कुछ ऐसी प्रक्रियाएं या इलेक्शन होते हैं जिसके माध्यम से वो डायरेक्ट रूप से पार्टिसिपेट ना करते हुए इनडायरेक्ट रूप से पार्टिसिपेट है वो करते हैं। वो किस किस तरीक़ों से करते हैं, जैसे हमारा जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसमें जनता अप्रत्यक्ष तरीके से जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें पार्टिसिपेट करती है। किन प्रक्रियाओं और किन माध्यम के द्वारा किया जाता है वो आगे इसमें पॉइंट दिया गया हमारा, उसके माध्यम से इस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में।
अतः लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जिस प्रक्रिया के माध्यम से ही जो पार्टिसिपेट है लोकतंत्र के अंदर प्रतिनिधियों का किया जाता है, उसके माध्यम से ये माना जा सकता है कि जो इलेक्शन है वो इम्पोर्टेंट किस तरीके से, किस माध्यम के द्वारा इसका जो महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। क्योंकि बिना इलेक्शन के जो चुनाव प्रक्रिया के लोकतंत्र के जो स्तंभ है उसको जारी है या उसको टिकाऊ है वो नहीं रखा जा सकता। क्योंकि सभी सिस्टम या पार्टी सिस्टम के जिस तरीके से प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके अंदर सभी नागरिकों को, सभी जनता को भागीदारी है वो सुनिश्चित की जाती है। जब भी भारतीय लोकतंत्र के बारे में सोचते हैं तो सहज ही हमारा ध्यान पिछले चुनाव पर चला जाता है। आज चुनाव पूरी लोकतंत्र प्रक्रिया के जाने पहचाने प्रतीक है वो हो गया, जिसके माध्यम से अगर देखा जाता है कि किन किन नियमों और निर्धारण के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया के अंदर जोर डाला जाता है, लोकतंत्र जी प्रक्रिया को पूर्ण रूप से माना जाता है, उसको किया जाता है, उसके माध्यम से ये बड़ा प्रत्यक्ष रूप से या जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उसको एक डायरेक्ट रूप से जाना भी जा सकता है उसके एक प्रतीक के रूप में लोकतंत्र के स्तंभ के, और उस प्रक्रिया को, प्रोसेस को जिसके माध्यम के द्वारा चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाई जाती है, तो लोकतंत्र की एक पूर्ण प्रक्रिया मानी जा सकती है जिसके अंदर सभी लोगों की, जनता की जो भागीदारी वो सुनिश्चित है वो की जाती है। हम प्रायः प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक रोजमर्रा के फैसले और सरकार चलाने में सीधे पार्टिसिपेट है वो करते हैं। यानी कि जिस तरीके से अगर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर इनका वर्णन है वो किया जाता है, जब प्रत्यक्ष निर्णयों की बात आती है, यानी कि वैसे भी नाम से भी आपको पता है कि डायरेक्ट रूप से जो पार्टिसिपेट करती है जनता होती है, वो रोज़मर्रा के जितने भी फैसले होते हैं, सरकार चलाने की जो कार्यविधि होती है उसके अंदर डायरेक्ट रूप से इसके अंदर जो पार्टिसिपेट है इस प्रक्रिया के माध्यम के द्वारा लोगों के द्वारा किया जाता है, और जो कानूनी प्रक्रिया को सक्षम है वो बना सकते हैं। हमारे प्रत्यक्ष रूप से का मतलब ये होता है कि बच्चों के जिन कैंडिडेट का, उम्मीदवार का, जिनका इलेक्टेड होते हैं वो निर्वाचन या जिनकी उम्मीदवारी सुनिश्चित की जाती है उनको चुना जाता है, तो हम डायरेक्ट रूप से क्या करते हैं, उनको वोटिंग करने के बाद उनका जो चुनाव है वो करते हैं। जैसे हमारे विधानसभा के अंदर एमएलए हो गए, लोकसभा के अंदर हमारे एमपी हो गए, और हमारे पंचायती जो भी इलेक्शन हो जाते हैं, चाहे वो हमारे वार्ड का हो, सरपंच का हो, तो उसके अंदर क्या करते हैं हम डायरेक्ट रूप से जिस उम्मीदवार को हमने वोटिंग करनी है उसको डायरेक्ट वोट देते हैं हम प्रत्यक्ष रूप से, और उन्हीं के माध्यम के द्वारा उनकी इलेक्शन प्रक्रिया को चुना जाता है। और जो भी उम्मीदवार खड़े होते हैं, एक से ज़्यादा उम्मीदवार खड़े होते हैं, उनको जब वोटिंग प्रक्रिया संपन्न करवाई जाती है तो उसके अंदर वोट करने के बाद, आप किसी भी व्यक्ति को वोट करने के बाद, उसका वोटिंग प्रक्रिया अपनाने के बाद, वोट करने के बाद जो उसका जो रिजल्ट घोषित किया जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, जिस कैंडिडेट को, उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट पड़े होते हैं, बाकी सभी उम्मीदवारों से सबसे ज़्यादा वोट पड़े जाते हैं, उसको क्या किया जाता है, विजय घोषित माना जाता है। और वो क्या करते हैं, जो जैसे चुने हुए जो उम्मीदवार आते हैं आगे सरकार बनाने के लिए या फैसला लेने के लिए, तो वो डायरेक्ट रूप से क्या करते हैं, अपनी जो सरकार है या प्रक्रिया को, लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर इस प्रक्रिया का जो अभिन्न अंग है वो बन जाते हैं, और उन्हीं के द्वारा जो निर्णय निर्धारण है वो किया जाता है, उनमें प्रक्रिया को अपनाया जाता है। उनका जो हम कह सकते हैं पूर्ण रूप से उनकी जो प्रक्रिया के अंदर वो निर्णय निर्माता का कार्य है वो जनता के लिए करते हैं। प्राचीन यूनान के नगर राज्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण वो माने जाते हैं। जैसे हमारे यूनान के अंदर प्राचीन नगर की बात अगर मानी जाती है, जिसके अंदर हमारा प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी है वो रूप से देखा जा सकता है, जिसके अंदर जो जनता होती है वो अपने उम्मीदवार को चुनती है डायरेक्ट रूप से, जिस तरह से वोटिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है, और डायरेक्ट पार्टिसिपेट सरकार बनाने के लिए वो करते हैं। अनेक लोगों की स्थानीय सरकारें, खास तौर से ग्राम सभाएं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के निकटतम है वो उदाहरण माने जा सकते हैं। इस तरीके से मैंने बताया कि जो ग्राम पंचायतें होती हैं, स्थानीय सरकारें होती हैं, ग्राम सभाएं होती है, तो वो डायरेक्ट रूप से क्या इसकी एग्जाम्पल है वो माने जा सकते हैं, जिसके अंदर जनता के चुने हुए नागरिक होते हैं, वो जनता के
लिए गए फैसलों का डायरेक्ट रूप से उसमें पार्टिसिपेट अब करते हैं और निर्णय निर्माता का जो कार्य है वो करते हैं जनता के लिए। लेकिन जब लाखों और करोड़ों लोगों को निर्णय लेना हो तो इस प्रकार के प्रत्यक्ष लोकतंत्र को व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। यानी कि जिस तरीके से लाखों करोड़ों के लिए अगर फैसले की बात आती है, डायरेक्ट रूप से एक ही पर्सन के लिए जब चुने हुए उम्मीदवारों का जब निर्माता का निर्णय किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं व्यवहारिक रूप में नहीं लाया जा सकता, कहीं ना कहीं उसको हम पूर्ण रूप से उसको लागू है वो नहीं कर सकते। इसलिए जनता के शासन का अर्थ सामान्यतः जनता के प्रतिनिधि द्वारा चलाने वाले शासन से होता है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, यानी कि एक व्यवहारिक रूप से बड़े या प्रत्यक्ष रूप से जब बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर चुनाव प्रक्रिया को अपनाया जाता है, उसके चुने प्रतिनिधि होते हैं, तो उनको डायरेक्ट रूप से व्यवहार में ना लाते हुए उन शासन का जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन चलाने की प्रक्रिया को संपूर्ण है वो करवाया जाता है और पार्टिसिपेट उनका संपूर्ण माना जा सकता है। जिस तरीके से जिस प्रक्रिया के माध्यम के द्वारा उनका निर्वाचन है वो किया जाता है। आगे आ जाता है कि ऐसी व्यवस्था में नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो देश के शासन और प्रशासन को चलाने के सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो नागरिकों के द्वारा चुने प्रतिनिधियों के द्वारा देश के शासन के लिए वो जब इलेक्शन प्रक्रिया के बाद चुन लिए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रशासन चलाने के लिए, शासन प्रक्रिया को भागीदारी सुनिश्चित करवाने के लिए, उसके कानून का निर्माण करने के लिए वो सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट है वो करते हैं। जो भागीदारी उनकी सुनिश्चित है वो रहती है। इन प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को चुनाव या निर्वाचन चेतन कहा जाता है, जिसके माध्यम से जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिनके माध्यम के द्वारा जो नागरिक चुने हुए जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते, पूर्ण रूप से क्या कह सकते हैं, निर्वाचन क्षेत्र। यानी कि जिस निर्वाचन या क्षेत्र के द्वारा उनका इलेक्शन है वो किया जाता है, उस चुनाव क्षेत्र को या प्रक्रिया को चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट है वो करवाया जाता है। अतः महत्वपूर्ण निर्णय लेने और प्रशासन चलाने में नागरिकों की सीमित भूमिका वो होती है। जिस तरीके से पार्टिसिपेट करवाया जाता है तो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है वो सरकार चलाने के लिए नागरिकों की जो भूमिका है वो निभाते हैं और प्रत्यक्ष रूप से उनका निर्णय वो लिया जाता है। वे नीतियों के निर्माण में बहुत सक्रिय रूप से सम्मिलित नहीं होते। नागरिक उनमें अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सम्मिलित है वो होते हैं। यानी कि जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उन्हीं के द्वारा जो नीति निर्धारण का जो कार्य है, नीति निर्माण का कार्य उन्हीं के द्वारा सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट है वो करवाया जाता है और नागरिकों के द्वारा उसमें अप्रत्यक्ष रूप से उसमें पार्टिसिपेट है वो करवाया जाता है। यानी कि नागरिक है वो डायरेक्ट रूप से उसमें पार्टिसिपेट है वो नहीं करते हैं। जिस व्याख्या में सभी प्रमुख निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लिए जाए उसमें प्रतिनिधियों के निर्वाचन का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है वो हो जाता है। अब जिन जिन प्रक्रियाओं के माध्यम से ये निर्णय लिए जाते हैं, यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर जिस एक रूल रेगुलेशन जो अपनाया जाता है, जो नियम निर्धारण किया जाता है, तो वो उस नियम का निर्धारण करने का जो तरीका होता है सबसे इम्पोर्टेंट है वो माना जा सकता है। आपने देखा होगा चुनाव के अंदर वो जो उम्मीदवार वो पार्टिसिपेट करते हैं, अपना प्रचार करते हैं और सरकार द्वारा तय की जितनी भी हिदायतें होती हैं उनके अनुसार उनका इलेक्शन है वो किया जाता है। यानी कि कोई भी ऐसी योजना का वो प्रलोभन देकर लोगों को आकर्षित नहीं कर सकते हैं, लोगों को पैसे देकर उसका चुनाव नहीं करवा सकते हैं। तो ये सभी गतिविधियां होती हैं जिनके माध्यम के द्वारा जो नियम उनके द्वारा बनाया जाता है वो सबसे महत्वपूर्ण है वो हो जाता है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि दूसरा प्रश्न हमें इस बात की याद दिलाता है कि सभी चुनाव लोकतांत्रिक है वो नहीं होते हैं। जिन तरीकों के जिनके माध्यम के द्वारा इलेक्शन करवाया जाता है तो उसके अंदर हम देखते हैं क्या लोकतांत्रिक देश प्रणाली का होना जरूरी माना जाता है। तो ये बड़ा कई देशों के अंदर ये प्रणाली वो अपनाई जाती है जिसके अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ना अपनाते हुए चुनाव है वो करवाया जाता है। बहुत सारे गैर लोकतांत्रिक देशों में भी चुनाव होते हैं। जिस तरीके से हमने देखा जाता है जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जिसके अंदर
जो निर्वाचन क्षेत्र है डेमोक्रेसी का प्रत्यक्ष रूप से उसके अंदर लोकतंत्र है वो नहीं होता, उसके बावजूद वहाँ इलेक्शन है वो होते हैं। चाइना का देख सकते हो आप, जो डेमोक्रेसी ना होने के बावजूद भी वहाँ चुनाव करवाया जाता है। वास्तव में गैर लोकतांत्रिक शासक स्वयं को लोकतांत्रिक साबित करने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। इसके लिए वे चुनावों को ऐसे ढंग से कराते हैं कि उनके शासन को कोई खतरा न हो। अब जिन विधियों के या जिन देशों के द्वारा जिन विधियों का निर्माण कार्य करवाया जाता है, जिनके अंदर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया ना होती हुई जो अन्य प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो उसके अंदर देखते हैं उनका जो मुख्य रूप से मोटिव ये होता है, तो चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट करने के बाद उनको कहीं ना कहीं इस विधि के द्वारा उनको प्रक्रिया को अपनाया जाता है ताकि वो शासन प्रक्रिया के अंदर शामिल है वो रह सके। क्या आप कुछ ऐसे लोकतांत्रिक चुनाव के उदाहरण वो दे सकते हैं? आपकी राय में कौन सी किताब लोकतांत्रिक चुनाव को या गैर लोकतांत्रिक चुनाव से अलग है वो करती है? अब आप देख सकते हो, जैसे मैंने बताया कि आपको चाइना का एग्जाम्पल दिया, किस तरीके से किन माध्यम के द्वारा जो गैर लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक चुनाव के अंदर हम एक देश के जो मुख्य रूप से उसमें अंतर है वो देख सकते हैं। किसी देश में चुनावों को लोकतांत्रिक ढंग से संपन्न कराना सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए? जिस माध्यमों के द्वारा, साधनों के द्वारा एक देश के अंदर लोकतांत्रिक देशों का चुनाव करवाया जाता है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नियमों का निर्धारण है वो किया गया है। इसी बिंदु पर संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक लोकतांत्रिक देश का संविधान चुनाव के लिए कुछ मूलभूत नियम बनाता है और इस संबंध में विस्तृत नियम कानून बनाने का विधायिका पर छोड़ देता है। ये मूलभूत नियम सामान्यतः हमें बताते हैं, यानी कि जो बनाने का एक लोकतांत्रिक देश के अंदर संविधान के अंदर हम कानून प्रक्रिया का जो जिस तरीके से वर्णन किया जाता है उनके माध्यम के द्वारा हम देख सकते हैं जो चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं उसके अंदर कुछ नियम बनाए जाते हैं और वो नियम बनाने के लिए विधायिका का ऊपर जो कार्य है वो छोड़ दिया जाता है। यानी कि जो विधानसभा के अंदर या जो चुने हुए सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा नीति निर्धारण का जो कार्य है वो उसके अंदर संशोधन है वो किया जाता है और कुछ ना कुछ संशोधनों और बनाए गए नियमों के माध्यम के द्वारा ही हम उन चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से उन चुनावों को निर्वाचन क्षेत्र के जो सहयोग के अंदर नियम के माध्यम से सहयोग है वो दे सकते हैं। अब आगे आ जाता है हमारा कि कौन से ऐसे नियम बनाए जा सकते हैं जिनके माध्यम से हम देख सकते हैं कि जैसे कौन मत देने के लिए योग्य है, यानी कि कैसे कौन से पर्सन और व्यक्ति है जिनको वोटिंग करने का अधिकार है वो दिया जा सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है जो माना जा सकता है। कौन चुनाव लड़ने के लिए योग्य है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि किन व्यक्तियों को, पर्सनों को चुनाव लड़ने के लिए योग्यता वो निर्धारित की जाए। चुनाव लड़ने के लिए में क्या ऐसी योग्यताएं होनी चाहिए जिसके माध्यम से वो चुनाव में पार्टिसिपेट है वो कर सकते हैं। तीसरा कि चुनाव की देखरेख कौन करेगा, यानी कि किन व्यक्तियों, पर्सनों या किस संगठन के द्वारा इन चुनावों की देखभाल करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय वो माना जा सकता है और जो भी चुनाव खर्च होगा उसकी देखरेख है वो की जाएगी। मतदाता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं। अब जिन मतदाताओं के द्वारा जो जिस तरीके से उम्मीदवार अपना का निर्वाचन क्षेत्र के माध्यम से जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनका चुनाव किस विधि या किस प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। मतगणना कैसी होगी, प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा। और लास्ट हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि जो बनाएगी जो मतगणना होगी, जो प्रोसेस होगा वो कैसी होगी और किन माध्यम के द्वारा किस तरीके से प्रतिनिधियों का चुनाव है वो किया जाएगा। ये सभी के सभी क्वेश्चन इस पॉइंट के माध्यम से आ जाते हैं। अन्य लोकतांत्रिक संविधानों की भांति भारत का संविधान भी सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। आप देख सकते हैं कि इसमें से पहले 3 प्रश्नों का लक्ष्य एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है जिन लोकतांत्रिक चुनावों को कहा जाता है। यानी कि अब जो 3 क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि जैसे कौन से व्यक्तियों को मत देने का अधिकार है, किन व्यक्तियों को चुनाव में लड़ने का अधिकार है और जो चुनाव खर्च होता है उसकी देखभाल है वो कौन करेगा। इन सभी के माध्यम के द्वारा हम जो चुनाव क्षेत्र के अंदर जो नियमावली बनाई जाती है उसके माध्यम के द्वारा ये लिखा हुआ हमारा पूरा एक नियमावली बनाई गई है, रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं। उन सभी के रूप में जैसे हमारा मत देने के लिए आता है कि जो भारत का नागरिक होगा और कम से कम दिवालिया पागल ना हो, उनको 18 वर्ष से ऊपर हो, वो सभी के सभी योग्य हैं, भारत के नागरिक हैं जो, और जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है। और चुनाव लड़ने के लिए भी यही इंपॉर्टेंट है कि जो भारत का नागरिक हो जिसकी कुछ
आयु आप देख सकते हो कि पंचायत और सरपंची से लेकर सभी की आयु निर्धारित की गई है, और वो सबसे इम्पोर्टेंट माना गया उसकी आयु निर्धारण, और सबसे अधिक है वो दिवालिया या मानसिक तौर पर सक्षम होना चाहिए। और तीसरा ये कि जो चुनाव इलेक्शन करवाए जाते हैं, जो चुनाव के अंदर जिन व्यक्ति उम्मीदवारों के द्वारा जो खर्च किया जाता है उसकी देखभाल किस तरीके से की जाती है, इन सभी का जो वर्णन है हमारे लोकतंत्र के अंदर, जो चुनाव सुधार के अंदर, चुनाव आयोग के अंदर सभी का विस्तृत रूप से वर्णन है वो किया गया है। और लास्ट में अगर देखा जाता है कि मतदाता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं और मतदाता के मतगणना कैसे होते हैं, प्रतिनिधि चुनाव किस तरीके से होता है, इनके अंतिम 2 प्रश्न का पूर्ण न्यायपूर्ण प्रतिनिधि है। इस अध्याय में हम चुनाव के बारे में संवैधानिक प्रावधानों के 2 पहलुओं के अध्ययन पर चर्चा वो करेंगे। अब जिनके माध्यम से, जिन प्रतिनिधियों के माध्यम से इन जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, आप देख सकते हो कि उनके जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उसकी जो मतगणना प्रणाली होती है और प्रतिनिधियों का चुनाव जिस माध्यम के द्वारा किया जाता है, उन सभी की जो व्यवस्था होती है वो चुनाव आयोग के माध्यम से की जाती है। वो किस तरीके से प्रणाली के तहत की जाती है तो वो कल वाले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ये जो चुनाव सुधार और चुनाव आयोग का जो वर्णन होता है वो किस तरीके से, किस प्रणाली के तहत, किस प्रक्रिया के तहत इसका जो कार्य प्रणाली है वो अपनाई जाती है। तो आज का वीडियो इतना ही, और आज का आई थिंक मैं समझता हूँ कि मेरे जो किया गया ये वर्णन है, जिनके माध्यम से आपको जो बिना चुनाव क्षेत्र के लोकतंत्र के कायम रहने के लिए और बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकने के लिए जो सभी का जो 2 मुख्य बातें बताएगी तो वो आपको समझ में आई होगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आप यूट्यूब पे मेरा चैनल देख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरा जो चैनल है स्टडी विद दीपक को उसको सब्सक्राइब कर ले, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा आप जितने बच्चे दूसरे बच्चों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे हैप्पी एंड बी पॉजिटिव।